हाय, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर शिवम दीक्षित आप लोगों का स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। आज हम आपको डिस्कस करेंगे क्रोनिक कफ के पेशेंट्स को, जो एडल्ट्स होते हैं जो क्रोनिक कफ के साथ में आते हैं, कैसे इन पेशेंट्स को अप्रोच किया जाए अपने मेडिसिन के ओपीडी में। तो सबसे पहले क्रोनिक कफ की हिस्ट्री क्या होती है, क्रोनिक कफ कैसे आप डिसाइड करोगे क्रोनिक कफ है। अगर किसी के कफ का टाइम ड्यूरेशन जो है वो मोर देन 8 वीक और मोर देन 8 वीक के ड्यूरेशन का अगर हिस्ट्री कोई पेशेंट देता है तो आप उसे क्रॉनिक कफ कंसीडर करके चलेंगे। अब आप उसे इवेल्युएट कैसे करेंगे? इवेल्युएट करने के लिए आपको क्या करना होगा कि पॉसिबल कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं। तो पॉसिबल कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं क्रॉनिक कफ के लिए? सबसे पहला कॉज हो सकता है स्मोकिंग का। क्रॉनिक हिस्ट्री बता रहा है पेशेंट कि वो बीड़ी स्मोक करता है, सिगरेट स्मोक करता है। आफ्टर दैट मेडिकेशंस, यू हैव टू आस्क अबाउट द मेडिकेशंस हिस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल एस इनहिबिटर्स लाइक कैप्टोप्रिल, रेमिप्रिल, इनालाप्रिल, इनमें से कोई मेडिसिन पेशेंट ले रहा है तो भी आप उसको सूखी खांसी आ रही होगी, क्रॉनिक कफ की हिस्ट्री हो सकती है। थर्ड फैक्टर जो हो सकता है वो इन्वायरमेंटल ऑक्यूपेशनल फैक्टर हो सकते हैं, लाइक किसी को एलर्जी है पॉलन ग्रेन्स से, किसी को एलर्जी है मेटालिक एलर्जी है, किसी को सॉइल एलर्जी है, तो ऐसे पेशेंट्स को भी क्रॉनिक कफ की हिस्ट्री हो सकती है। फोर्थ केस हो सकता है पेरेन्काइमल डिसीज लाइक निमोनिया। पेरेन्काइमल डिसीज मीन्स लंग्स की पेरेन्काइमा इन्वॉल्व है, ऐसे केसेस में आपके क्रॉनिक कफ की हिस्ट्री आ सकती है। इसके अलावा फिफ्थ केस जो हो सकता है एयरवे या वोकल कॉर्ड का डिस्पेंसन होना। एयरवे वोकल कॉर्ड का डिस्पेंसन मतलब है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होना, लाइक ब्रोंकाइटिस हो जाना, ट्रेकियाटिस हो जाना, फेरेंजाइटिस हो जाना, लेरेंजाइटिस हो जाना। इन केसेस में भी क्रॉनिक कफ की हिस्ट्री हो सकती है। तो ये सारे कॉजेस हो सकते हैं जिसकी वजह से क्रॉनिक कफ हो रहा है। और जो क्रॉनिक कफ के कॉजेस हो सकते हैं वो हो सकता है कि लंग कैंसर हो पेशेंट को, या पेशेंट को ट्यूबरक्लोसिस हो, तो ये इन्फ्लेमेटरी इटियोलॉजी में आ जाते हैं। या तो पर इन केसेस में भी क्रॉनिक कफ की हिस्ट्री होती है। तो अब हम इनको डिफरेंशियल डायग्नोसिस कैसे करते हैं कि ये तो हमारे पास सारी कॉजेस हो गए, अब इनकी डायग्नोसिस के लिए डिफरेंशिएट कैसे करना है। तो सबसे पहले अगर स्मोकिंग की हिस्ट्री आ रही है या फिर मेडिकेशंस की हिस्ट्री आ रही है तो हमें रूल आउट करना होगा अपर एयरवे कफ है या लोअर एयरवे कफ है। अपर एयरवे कफ जो हिस्ट्री हमने बताई है आपको, उसमें क्या होगा, एयरवे का ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा होगा या फिर वोकल कॉर्ड के डिस्फंक्शन में प्रॉब्लम आ रही होगी। फॉर एग्जांपल लैरिंजियल कैंसर हो गया या लैरिंजियल एडिमा हो गया, तो ऐसे में ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, इसकी वजह से कफ आ सकता है। पर इसी जगह अपर एयरवे कफ जो है, अपर एयरवे कफ में इसके अलावा अस्थमा में या फिर जीआरडी में, जैसे किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्स आ रहा है, फ्लूइड नीचे पेट से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, जिसकी वजह से कफिंग हो सकती है। नॉन अस्थमेटिक पेशेंट जैसे कि इसिनोफिलिक ब्रोंकाइटिस होना, जैसे कि हमने आपको बताया कि एक्सपोजर फैक्टर जो हो गए, एनवायरमेंटल फैक्टर हो गए, उसमें इसिनोफिलिक ब्रोंकाइटिस हो सकती है पेशेंट को। ऑब्स्ट्रक्टिव कफ जो आ रहा है वो अस्थमा के केसेस में आ सकता है। अपर एयरवे कफ में क्या है, स्मोकिंग का सबसे कॉमन हिस्ट्री होगा। अब कैसे आपको इन्वेस्टिगेशन कैसे करना है, ये तो होगी डिफरेंशियल डायग्नोसिस। अब आपको कंफर्मेटरी डायग्नोसिस बनाने के लिए क्या करना होगा, स्पायरोमेट्री करना पड़ेगा। आपको सबसे पहले चेस्ट एक्सरे कराना होगा। चेस्ट एक्सरे में आपको देखना होगा, रूल आउट करना होगा कि कोई कंसोलिडेशन है या नहीं है, या फिर कोई ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज़ हैं या नहीं है। कुछ कंसोलिडेशंस दिख रही हैं, एक्सरे को देखना हम आपको किसी और वीडियो में बताएंगे कैसे एक्सरे देखा जाता है। एक्सरे में अगर कुछ फाइंडिंग मिलती है, स्पायरोमेट्री में कुछ फाइंडिंग मिलती है, और स्पायरोमेट्री के अलावा स्पायरोमेट्री के सबसे पहले करेंगे हम पल्स ऑक्सीमीटर से उसका एसपीओ2 लेवल चेक करेंगे। अगर एसपीओ2 लेवल उसका नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, अगर पेरेन्काइमल डिसीज हो रही है फॉर एग्जांपल, या ऑब्स्ट्रक्टिव डिसीज कोई हो रही है लंग्स की, तो उसमें एसपीओ2 लेवल डाउन जाएगा। अब चेस्ट एक्सरे में कुछ फाइंडिंग मिलेगी तो कंफर्मेटरी फाइंडिंग के लिए क्या करेंगे, हम एचआरसीटी करेंगे। तो एचआरसीटी में हमें कंफर्मेटरी फाइंडिंग्स उसमें दिखेंगी। साथ में हमें करने होते हैं तो दो तरीके हो गए, एक रेडियोलॉजिकल टेस्टिंग हो गई, अब एक हो गई ब्लड टेस्टिंग। अब ब्लड टेस्टिंग में हमें क्या करना होगा, सबसे कॉमन ब्लड टेस्ट होता है सीबीसी करना। पेशेंट का हम हीमोग्लोबिन देखेंगे, पेशेंट का हम टीएलसी लेवल देखेंगे, टीएलसी में भी डीएलसी देखेंगे, स्पेसिफिकली डीएलसी देखेंगे, डिफरेंशियल लिकोसाइड काउंट देखेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे डिफरेंशियल लिकोसाइड काउंट में न्यूट्रोफिल्स का अमाउंट रेज आ रहा है, तो ऐसे में जो रीज़न होगा कोई भी इन्फेक्शन होने का वो बैक्टीरियल एटियोलॉजी का होगा। फॉर एग्जांपल लिम्फोसाइट्स का अमाउंट रेज आ रहा है, तो ऐसे केसेस में जो रीज़न होगा क्या होगा, वायरल एटियोलॉजी होगी। फॉर एग्जांपल इस्नोफिल्स या बेसोफिल्स रेज आ रहे हैं तो पैरासिटिक इटियोलॉजी होगी उसमें। या फिर इसके अलावा इस्नोफिल्स ही सिर्फ अकेले बड़े हुए आ रहे हैं तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स की भी इटियोलॉजी हो सकती है कि उसे एलर्जिक प्रॉब्लम हो रखी हो। तो ये तो हम सीबीसी से फाइंडिंग्स
पता कर सकते हैं। अब इसके अलावा अगर हमें चेक करना है कि इन्फ्लेमेशन है पेशेंट के अंदर तो नहीं, तो हम आपको सबसे पहले बता देते हैं कुछ मार्कर्स जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स होते हैं। सबसे कॉमन क्या यूज़ करते हैं? सीआरपी लेवल, सीरम सीआरपी लेवल, सी रिएक्टिव प्रोटीन। ये एक तरीके का एक एंटीजेनिक प्रोटीन होती है जो इन्फ्लेमेशन होने पे अपनी बॉडी में, अलग अलग बॉडी में ऑर्गन्स में इन्फ्लेमेशन होने पे ये बढ़ जाती है। तो सीरम सीआरपी लेवल चेक करना हमारे लिए सबसे सिंपल तरीका है। अगर हमें एक्यूट इन्फ्लेमेशन को चेक करना है, एक्यूट इन्फेक्शन को चेक करना है, तो ऐसे केसेस में हमें क्या करना होगा? सिंपल है कि पेशेंट का हमें चेक करना पड़ेगा प्रोकैल्सिटोनिन लेवल। पर अगर इसी केसेस में पेशेंट का इन्फ्लामेटरी मार्कर्स भी बढ़े हुए हैं, पर हम ये रूल आउट नहीं कर पा रहे हैं कि रीज़न जो है, क्योंकि एक्सरे नॉर्मल आ रहा है। फॉर एग्जांपल हम आपको एक पेशेंट बताते हैं, जैसे पेशेंट की उम्र है 50 साल का पेशेंट था, उसको कफ आ रहा था, पर उसका एक्सरे बिल्कुल क्लियर था, को स्पायरोमेट्री में कुछ ऐसी समस्या नहीं आ रही थी, बट उसके पैरों में सूजन थी, पर उसको कफ भी आ रहा था, साथ में क्रॉनिक कफ की हिस्ट्री थी। तो अब हमें क्या है ना, रीज़न को रूल आउट करना होगा कि क्या ये रेस्पिरेटरी कॉज है या फिर ये कार्डिक कॉज की वजह से ही इसको कफ आ रहा है। फॉर एग्जांपल पेरिकार्डियल एडिमा हो रहा है पेशेंट को, तो ऐसे केसेस में भी कफ आता है। तो कभी कभी रेस्पिरेटरी जो एटियोलॉजी होती है वो कार्डिक एटियोलॉजी से ओवरलैप करती है। तो ऐसे केसेस में हमें रूल आउट करना कार्डिक एटियोलॉजी को भी ज़रूरी होता है। अब कार्डिक एटियोलॉजी को रूल आउट करने के लिए सबसे कॉमन जो टेस्ट हम लोग यूज़ करते हैं वो क्या है? ईसीजी, सिंपल ईसीजी करना। ईसीजी में एबनॉर्मलिटी आने पे फर्दर हम इन्वेस्टिगेशंस कर सकते हैं। और अगर हमें फॉर एग्जांपल डिफरेंशिएट करना है कि रेस्पिरेटरी एटियोलॉजी है या कार्डिक फेलियर हो रखा है, तो सिंपल है, हमें प्रो बीएनपी टेस्ट करा लेना चाहिए। सीरम सीआरपी लेवल बढ़ा हुआ आ रहा है तो हम प्रो बीएनपी लेवल का टेस्ट करा लेते हैं। प्रो बीएनपी लेवल का टेस्ट में अगर बढ़ा हुआ आ रहा है तो कार्डिक फेलियर का कॉज है, और एल्स रेस्पिरेटरी फेलियर का कॉज है। Thanks for watching and please share my video and keep subscribing. Thank you so much.